अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ दानियाल खान। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में टीबीएल OJ3 बैच 2024 के लिए जो इंटरव्यू मटेरियल है, इंटरव्यू क्वेश्चंस है, एक्सपेक्टेड इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, वो मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ। जो क्वेश्चंस हैं वो होंगे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस, जिसमें इंट्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, बैंक से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, आप कैसे अपनी डिग्री को रिलेट कर सकते हैं और कैसे और डिग्री से रिलेटेड आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये कंप्लीट आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ कि तमाम क्वेश्चन आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। वीडियो थोड़ी बड़ी होगी, लेकिन आपको ये होगा कि आपको किसी और वीडियो में नहीं जाना पड़ेगा, आपको एक ही वीडियो में सारा मिल जाएगा। अगर आप इसको वीडियो को देख लेंगे तो होप हो कि आपका जो इंटरव्यू है इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। एक दफ़ा देख लीजिएगा लाजमी। बिना टाइम वेस्ट किए मैं क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। इसमें मैं आपको ये बता दूंगा कि इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या क्या होंगे, ट्रेनिंग जो होती है वो क्या होगी, सैलरी कितनी होती है, प्रमोशन क्या होगी, कब होती है। सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में, वो आपसे पूछा जाता है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में कुछ बताइए। तो इसी तरह डिफरेंट तरीके से आपसे पूछा जा सकता है और ये क्वेश्चन लास्ट में पूछा जाएगा जैसे ही आप एंटर होंगे इंटरव्यू रूम में। तो वो आपसे पूछेंगे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, या अपने बारे में बताइए। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, इसमें आपने 5 बातें डिस्कस करनी होती हैं। एक, अपने आप कहाँ से हैं, आपका नाम, आपका एजुकेशन, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस, आपकी स्किल्स, और कैसे आप अपने गोल्स को, करियर गोल्स को ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ अलाइन करते हैं। ये एक सैम्पल मैंने आपको आंसर नज़र आ रहा होगा। आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, टेलर्ड कर सकते हैं, और इसी को लेके इसमें जो अपना नाम है, अपनी डिग्री है, अपनी यूनिवर्सिटी है, सब्जेक्ट्स हैं, स्किल्स हैं, उसको ऐड करके अपना जो सैम्पल आंसर है वो बना सकते हैं। अच्छा, ये बनाना इसलिए ज़रूरी होता है कि सम टाइम आप इसको प्रिपेयर ही नहीं करते और वहाँ जाके आप हेजिटेट हो रहे होते हैं, हिचकिचा रहे होते हैं। तो इसको ज़रूर कस्टमाइज़ कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में, ताकि आपका जो ये आंसर है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, क्योंकि समटाइम मैंने देखा कि पिछले जो बैच में उनसे कैंडिडेट से पूछा गया कि आपके सब्जेक्ट कौन से होते हैं, आपने डिग्री कहाँ से की है, क्योंकि वो मेरे ख्याल से बता ही नहीं रहे थे अपने इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में, अपने आप को इंट्रोड्यूस ही नहीं कर रहे थे। तो ये बताना लाजमी होता है, अपना नाम, अपनी डिग्री, आपने कहाँ से किया है, आपके मेन सब्जेक्ट्स क्या थे, आपके एक्सपीरियंस कौन सा है, पास एक्सपीरियंस कौन सा है, किस इंडस्ट्री में है, कौन सी स्किल्स हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपको इस जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें बताना ज़रूरी होता है। तो ये जो आंसर है ये आप ज़रूर नोट कर लीजिए और इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर लीजिए, अपने एजुकेशन, अपने एक्सपीरियंस, अपने स्किल के हिसाब से, और फिर इसको आप प्रैक्टिस कीजिए कि कैसे आप इसका विदाउट हेजिटेट करना कि इसको कैसे आप आंसर करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन हो गया हमारा वो हो गया इंट्रोड्यूस योरसेल्फ का। आपको किसी भी क्वेश्चन के हवाले से कोई भी इशू हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा लास्ट में, आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भी अप्रोच कर सकते हैं। कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो सबके लिए फ़ायदा हो सकता है तो आप वो कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि सारे उसको देख लें। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, जिसमें अपने 5 पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए उसका आंसर देना है। ये एक सैम्पल क्वेश्चन है जिसको मैंने तैयार किया हुआ है, जिसमें तमाम 5 पॉइंट्स कवर हो जाएंगे आपके। अब आ जाएँ इंटरव्यू क्वेश्चन पे, जो कॉमन क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, वो भी ZTBL जैसे बैंक में, जो कि एग्रीकल्चर बैंक है। सबसे पहले जो हम बैंक में जाते हैं तो हमसे पूछा जाता है कि वाई डिड यू डिसाइड टू बिकम अ बैंकर, आप बैंकर क्यों बनना चाहते हैं। तो उसके हवाले से जो मैंने सैम्पल आंसर लिखा हुआ है वो यही है कि आई फील दैट अ करियर इन फाइनेंशियल इंडस्ट्री वुड बी द मोस्ट बेनिफिशियल यूज ऑफ माई नॉलेज एंड स्किल इन अकाउंटिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। आई हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटिंग बाय द फाइनेंशियल वर्ल्ड एंड एम्बिशियस एंड हार्ड वर्किंग एंड कैन ब्रिंग ग्रेट वैल्यू टू योर कंपनी। कि जो बैंक मैं इसलिए ज्वाइन करना चाहता हूँ कि जो करियर है फाइनेंशियल इंडस्ट्री में बेनिफिशियल है, और इस अपने नॉलेज को, स्किल को यूज़ करते हुए जो मैं
फैसिनेट हूँ अबाउट अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स, कैसे हम कस्टमर को डील कर सकते हैं, कैसे जो डिफरेंट कस्टमर्स हैं उनकी जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स होते हैं, इसलिए उनको सॉल्व करने में जो हम अपनी स्किल्स को यूज़ कर रहे होते हैं, इसलिए मैं बैंकर बनना चाहता हूँ। तो ZTBL ज़ाहिर है एक बैंक है, एग्रीकल्चर बैंक है, और इसको भी आपने यही बताना है कि इसलिए आप बैंकर बनना चाहते हैं। अपनी स्किल्स को आप बताएंगे, अपनी जो डिग्री है उसको रिलेट करेंगे, तो इसलिए आप इसका आंसर करेंगे कि दैट्स वाई आई वांट टू बिकम अ बैंकर। ये भी एक सैम्पल आंसर है। ये सैम्पल आंसर ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आपने यही आंसर देना है। मैंने सिर्फ आपको एक दे दिया है, बात दे दी है कि ये है, इसमें आपको अपनी तरफ से एडिशन कर सकते हैं, इसको हम सब माइनस एडिशन कर सकते हैं। अब आ जाऊँ, वाई डू यू वांट टू जॉइन ZTBL। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप ZTBL क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। अच्छा, जब आप ZTBL के बारे में बताएंगे तो ZTBL को आपने उसकी प्रोडक्ट्स बतानी है, उसकी सर्विस बतानी है, कैसे ZTBL हेल्प कर रहा है फार्मर्स की नीड्स को पूरा करने के लिए, जो उनकी क्रेडिट की नीड है, जो उनकी फाइनेंसिंग की नीड्स है, उनको कैसे पूरा कर रहा है, उनकी जो टेक्निकल उनको असिस्टेंस है वो कैसे प्रोवाइड कर रहा है। तो इसलिए क्योंकि ZTBL एक रेप्यूटेड जो है एग्रीकल्चर बैंक है, तो इसलिए मैं ZTBL ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो आपने इसमें डिस्कस करनी है। अब ये एक सैम्पल आंसर है जिसमें आप देखे होंगे कि ZTBL के बारे में बताया हुआ है कि ZTBL के जो कंट्रीब्यूट कर रहा है, एक मीनिंगफुल इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है फार्मर्स की लाइफ में, जो रूरल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी ज़िंदगियों में। और इसलिए जो इसका प्रोफेशनलिज्म है, इसका जो इनोवेशन है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में, एग्रीकल्चर जो सर्विसेज दे रहा है फार्मर्स को, तो ये एक वो है कि ताकि जो मैं ZTBL की जो कैरियर है उसके साथ, जो गोल है उसके साथ मैं अपना कैरियर ग्रो कर सकूं। तो ZTBL को आपने रिलेट करना है अपने स्किल के साथ। अब ZTBL क्या क्या प्रोडक्ट्स दे रहा है, क्या क्या सर्विसेज दे रहा है, ये आपने लास्ट में देख लेना है। ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में इसका बता भी दूँगा। लेकिन आपने कैसे डिस्कस करना है वो मैंने आपको बता दिया है कि कैसे आप रिलेट करेंगे ZTBL की जो प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, उसकी इनोवेशंस हैं, कैसे वो मीनिंगफुल इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है फार्मर्स की लाइफ में, और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, रूरल एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनकी लाइफ में, और कैसे वो एक कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है फार्मर्स को। तो इस हिसाब से आप ZTBL ज्वाइन करना चाहते हैं। मैं आपको उर्दू में इसलिए बता रहा हूँ ताकि ज़ाहिर है ये जो सैम्पल आंसर है वो इंग्लिश में लिखा हुआ है। एक और चीज़, अगर आपसे उर्दू में पूछा जाए, कोशिश करें उर्दू में जाएँ। अगर आप इंग्लिश अच्छी बोल सकते हैं, फ्लुएंटली बोल सकते हैं, तो इंग्लिश में उसका आंसर दें। ये इंग्लिश में आपके लिए आंसर लिखा हुआ है। लेकिन आप इंग्लिश में अच्छे नहीं हैं तो कोशिश करें उर्दू में ही आंसर दें, क्योंकि जो इंटरव्यू का मकसद होता है वो ये होता है कि आपके पास नॉलेज है, आप किसी भी क्वेश्चन को काउंटर कर सकते हैं। जो इंग्लिश है वो सिर्फ एक ज़ुबान है, अपनी जो आंसर है उसको कम्युनिकेट करने का, ना कि इंटेलिजेंस जज करने का कोई वो नहीं है इंग्लिश। तो अगर आपको इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं है तो कोशिश करें उर्दू में इसका आंसर दें। वाई आर यू राइट फिट टू सक्सीड इन OG3 रोल। आप क्यों समझते हैं कि आप OG3 रोल या MCO के लिए बेहतरीन फिट हैं। अब यहाँ पे जैसे मैंने लिखा हुआ है, I believe I am right fit to succeed in OG3 role as an MCO because of my relevant experience, strong analytical skill, and passion for delivering exceptional customer service. Overall, I am enthusiastic about the opportunity to leverage my skill and experience to excel in the OG3 role as MCO. तो जैसे मैं बेहतर समझता हूँ कि जैसे मेरी जो रेलिवेंट एक्सपीरियंस है, मेरा बैकग्राउंड है, और जो मेरा स्किल है एंड पैशन है कस्टमर सर्विस डिलीवर करने का, इसलिए मैं अपने आप को, क्योंकि जो MCO है उसमें यही है कि आप मोबाइल क्रेडिट ऑफिसर, आपने कस्टमर्स को डील करना है, फार्मर्स को डील करना है, उनको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के, उनको लोन्स के, उनकी सर्विस के हवाले से बताना है। तो यही जो बैंक है वही आपसे डिमांड कर रहा है और यही आपकी स्किल्स है। इसलिए मैं अपने आप को बेहतरीन फिट समझता हूँ OG3 रोल के लिए। किसी भी क्वेश्चन में आपको इशू हो
प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा ताकि जो भी आपकी क्यूरी हो वो रिज़ॉल्व हो जाए। आप किसी भी हवाले से आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन ना हो किसी भी क्वेश्चन के हवाले से। अब आ जाएँ व्हाट आर योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ये तमाम जो क्वेश्चन हैं ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं। इसमें जो कुछ क्वेश्चन हैं वो मैंने पास जो इंटरव्यूज़ में कैंडिडेट से पूछे गए हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए ऐड किए हुए हैं। अब आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है, ये लाजमी पूछा जाता है जब भी आप इंटरव्यू में जाते हैं ना, तो आपसे पूछते हैं कि आपकी अपनी कोई स्ट्रेंथ बताएं। अब स्ट्रेंथ में आप क्या बताएंगे? स्ट्रेंथ में आप आई एम अडेप्टेबल, ये बताना लाजमी होता है कि आप किसी भी चीज़ को ईज़िली अडॉप्ट कर लेते हैं, आप रेजिस्ट नहीं करते। जब आप कहते हैं आप ईज़िली अडॉप्ट कर लेते हैं मतलब ईज़ी लर्नर हैं, तो जो इंटरव्यू है वो इसको एक अच्छा उस पॉइंट पे लेते हैं कि आप इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं। सेकंड, आपके पास आई हैव स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, आई एंजॉय एनालाइजिंग कॉम्प्लेक्स इश्यूज, breaking them down into manageable components and finding practical solution। कि मैं एक प्रॉब्लम सॉल्वर हूँ, मैं चीज़ों को एनालाइज करता हूँ, फिर उनको ब्रेक डाउन करता हूँ और फिर उनका प्रैक्टिकल सोल्यूशन फाइंड करता हूँ। और जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है वो भी एक आपकी स्ट्रेंथ है कि जो जाहिर है जो आप बैंक में जाएंगे कि वहाँ तो है ही कम्युनिकेशन सारी। जब मैं बैंक में था तो वहाँ मतलब आपको 9 से 5 तक आपको कस्टमर्स ही मिलते हैं, तो जाहिर है वहाँ जो कम्युनिकेशन है वो मेन वो है आपका स्ट्रेंथ कि कैसे आप उनको आपके 9 से 5 आपने कस्टमर को डील करना है। आपका मूड जैसा भी हो आपने उनके साथ पोलाइट रहना होता है। तो जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है तो वो भी एक आपकी स्ट्रेंथ है, ये आपने डिस्कस करना है। अब आ जाएंगे ग्रेटेस्ट वीकनेसेस। वो आपसे इसलिए पूछ रहे होते हैं कि वो जज करना चाहते हैं कि आप क्या बता रहे हैं, लेकिन आपने जो अपनी वीकनेस बतानी होती हैं वो एज ए आपने स्ट्रेंथ ही बतानी होती हैं। सबसे पहले जो कि मैं टाइम मैनेजमेंट में स्ट्रगल करता हूँ, और जो टाइम मैनेजमेंट में स्ट्रगल करता हूँ क्यों, जब मैं मल्टीपल टास्क को एक साथ हैंडल कर रहा होता हूँ, ये जो टाइट डेडलाइंस हैं उनको मीट करने के लिए, तो मैं टाइम मैनेजमेंट में स्ट्रगल कर रहा होता हूँ। लेकिन अब यहाँ पे आपने साथ ही डिस्कस कर दिया कि मैं मल्टीपल टास्क भी कैरी कर रहा होता हूँ साथ साथ, और जो टाइट डेडलाइंस होती हैं जिन यानी कि कोई आपको काम दे दिया है, आपने वो शाम तक पूरा करना है, आपको कह दिया गया है, तो आप उसको भी मीट कर रहे होती हैं, तो ये आपने साथ अपनी स्ट्रेंथ भी बता दी है। दूसरा कि मैं परफेक्शनिस्ट हूँ, मैं चीज़ों को डिटेल में पढ़ता हूँ, मैं हर चीज़ को जो माइनर से माइनर डिटेल होगी मैं उसको भी फोकस करता हूँ। तो ये भी आपने एक तरह की अपनी स्ट्रेंथ डिस्कस कर दी कि मैं चीज़ों को डीपली स्टडी करता हूँ, फिर उनको वो करता हूँ, एनालाइज करता हूँ, फिर उसके सोल्यूशन की तरफ जाता हूँ। तो ये 2 चीज़ें आपकी हो गई वीकनेस की, लेकिन आपने उनको एज ए स्ट्रेंथ ही वो प्रेजेंट किया। तो ये हो गई आपकी ग्रेटेस्ट वीकनेस इस क्वेश्चन। वाई शुड वी हायर यू, ये पिछले बैच में तो नहीं पूछा गया, लेकिन एज ए एक्सपेक्टेशन के शायद आपसे पूछ सकते हैं कि हम आपको क्यों हायर करें। अब हम आपको क्यों हायर करें, इसका जवाब वही होना चाहिए जो आप देंगे कि आप क्यों बेहतर समझते हैं कि आप OG3 MCO रोल के लिए फ़िट हैं। और जो जवाब आपने वहाँ दिया था ना, ये जवाब सेम यहाँ फ़िट हो जाएगा कि आप क्यों समझते हैं कि हम आपको स्केल करें। अब यहाँ भी आपकी स्केल एक्सपीरियंस का आएगा, आपके जो विज़न है, जो आपका कैरियर गोल्स हैं उनको रिलेट करेंगे, अलाइन करेंगे आप ZTBL के साथ और इसको आंसर कर देंगे। अब जैसे मैंने लिखा हुआ है, यू शुड हायर मी बिकॉज आई ब्रिंग अ यूनिक कम्बिनेशन ऑफ स्किल, एक्सपीरियंस एंड पैशन टू द टेबल। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो आपने डिस्कस करनी है इसमें। इसका सेम आंसर वो भी लिख सकते हैं जो आपने वो लिखा है कि आप क्यों समझते हैं कि आप बेहतरीन फिट हैं MCO रोल के लिए। वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन नेक्स्ट 5 years, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप अपने आप को 5 सालों में नेक्स्ट 5 years में कहाँ देखते हैं। अच्छा, वो इसलिए पूछ रहे होते हैं कि वो देखना चाह रहे होते हैं कि आपका विज़न क्या है, आप काम करने के लिए आए हैं या सिर्फ जो आपकी सैलरी है उसको अर्न करने के लिए आए हैं 5 मंथली जस्ट। तो अगर आप बता रहे होते हैं कि मैं एक अपने आप को देख रहा हूँ नेक्स्ट 5 year में किसी लीडरशिप रोल में या कंट्रीब्यूट करना चाह रहा हूँ किसी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस में, तो वो देख रहे होते हैं कि इसके अंदर जो बंदे के अंदर है विज़न है,
वो काम करने की नीयत से आ रहा है, सिर्फ एक जो मंथली इसको फिक्स इनकम मिल रही है, सैलरी मिल रही है, सिर्फ उस वजह से नहीं आ रहा। तो यहाँ पे सिर्फ वो आपको कैरियर आपका गोल चेक कर रहे होते हैं कि आपका विज़न क्या है। और विज़न में आपने ये बताना है कि आप कहाँ अपने आप को देखना चाहते हैं। जो भी आप है आपका विज़न आप वो बताएं, या जो एक मैंने सैम्पल लिखा हुआ है आप उसको भी डिस्कस कर सकते हैं। मैं अपने आप को मिड मैनेजर लेवल पे देखना चाहता हूँ, मैं अपने आप को एग्जेक्टिव पोजीशन पे देखना चाहता हूँ। तो आप इस तरह की आप बता सकते हैं। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चन हैं जो आपने खुद से प्रिपेयर करने हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस वो हैं जो लास्ट टाइम कैंडिडेट से पूछे गए हैं, वो मैंने बोल्ड करके दिए हैं। पहला जो पूछा गया कि कैसे ZTBL पाकिस्तान की इकोनॉमी में रोल प्ले कर रहा है। अगर आपका इसमें से कोई भी किसी भी हवाले से कोई क्यूरी हो इन क्वेश्चन के हवाले से जिसमें कि आंसर आपने खुद प्रिपेयर करना है, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं डेफिनेटली आपको ज़रूर बताऊंगा, या उस पर दोबारा एक वीडियो बना दूंगा अगर बहुत से लोगों को इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई इशू आता है या इनका जवाब बनाने में कोई इशू आता है। सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ZTBL कैसे पाकिस्तान की इकोनॉमी में रोल प्ले कर रहा है। दूसरा जो है ये पूछा गया, ये लास्ट टाइम वाले हैं जो बोल्ड हैं, वो लास्ट टाइम पूछे गए हैं कि आपने कभी ZTBL ब्रांचेस का विज़िट किया है। तो आप सबसे वो कहूँगा कि आप एक दफ़ा ZTBL ब्रांचेस का विज़िट ज़रूर कर लीजिए, ताकि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है आप उसको आंसर कर लें। और वहाँ आपने ये जज करना है कि ZTBL का ओवरऑल इन्वायरमेंट कैसे है, कस्टमर जो फार्मर्स आ रहे हैं उनसे आप मिलें, उनका वो लें, इंटरव्यू लें, उनसे बात करें कि वो कैसे उनको रोल जो लोन है उनको प्रोसेस करने में वो क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, या क्या क्या उनको एडवांटेज मिल रहा है, ZTBL कैसे डिफरेंट है दूसरे बैंक से। तो ये चीज़ लाजमी पूछें अगर आपके नज़दीक ही है कोई बैंक। वाई डिड यू लीव योर प्रीवियस जॉब। अगर आपने पहले एक्सपीरियंस बताया है कि मैंने वहाँ जॉब की है और आपने छोड़ दी, तो वो पूछ सकते हैं कि आपने प्रीवियस जॉब क्यों छोड़ी। आपकी फॉर्मल एजुकेशन इन एग्रीकल्चर ये उसी में आ जाएगा अगर आपने इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में आपने बता दिया है। व्हाट मोटिवेट्स यू इन द वर्क प्लेस, ये पूछा गया लास्ट टाइम कि आपको क्या मोटिवेट करती है वर्क प्लेस में। बहुत से लोगों के लिए इन्वायरमेंट मैटर करता है, करियर पाथ मैटर करता है, उनका जो जॉब सेटिस्फेक्शन है वो मैटर करता है, लेकिन बहुत से लोगों के लिए जो मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं वो मैटर करते हैं, सैलरी मैटर करती है, फिर जो ओवरऑल आपकी बोनसेस हैं वो मैटर करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो आपने बतानी है कि आपको क्या मोटिवेट करता है। व्हाट डू यू नो अबाउट आवर ऑर्गेनाइजेशन, आप ZTBL के बारे में क्या जानते हैं, ये लाजमी पूछा गया। हाउ डू यू हैंडल चैलेंजेस एट योर जॉब, आप चैलेंजेस को कैसे हैंडल करेंगे जॉब में, ये पूछा जा सकता है। व्हाट डू यू नो अबाउट ZTBL, ये पूछा गया लास्ट टाइम कि आप ZTBL के बारे में क्या जानते हैं। ZTBL के प्रोडक्ट्स और उनकी सर्विस के बारे में आपने लाजमी पढ़ लेना है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ZTBL क्या है और ZTBL कैसे कैसे जो लोन्स हैं, कौन कौन से लोन्स हैं, कौन कौन सी सर्विस ऑफ़र कर रहा है, और वे यू कम फ्रॉम एंड व्हाट इज़ फेमस इन योर सिटी, आप कहाँ से आए और आपकी सिटी में फ़ेमस किया है, ये पूछा गया लास्ट टाइम। तो ये जो क्वेश्चन हैं ये मैंने आप पे छोड़े हैं। हर सेक्शन में कुछ क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़े हैं, आप उनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। और जो बोल्ड हैं वो ये हैं जो उन लोगों से पूछे गए जो कि प्रीवियस बैच के कैंडिडेट से पूछे गए जो बोल्ड में नजर आ रहे होंगे। अब आ जाए नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, एग्रीकल्चर से रिलेटेड। अच्छा, इसमें जो ये क्वेश्चन इसलिए पूछे जाते हैं कि कैंडिडेट्स की वो अंडरस्टैंडिंग चेक कर होते हैं कि उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है एग्रीकल्चर के हवाले से, जो रूरल डेवलपमेंट इश्यूज़ हैं उन हवाले से, और एग्रीकल्चर और इरिगेशन के हवाले से क्या जानते हैं। अच्छा, इसमें जो क्वेश्चन है सबसे पहले पूछा गया व्हाट आर द मेन चैलेंजेस फेस्ड बाय स्मॉल होल्डर फार्मर इन पाकिस्तान। स्मॉल होल्डर फार्मर्स के बारे में पूछा गया कि उनको क्या चैलेंजेस दरपेश हैं। तो यहाँ मुख्तलिफ चैलेंजेस हैं, मैंने आपको यहाँ लिखे हुए हैं कि लिमिटेड एक्सेस है क्रेडिट की तरफ से, लैक ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर इनपुट्स है, टेक्नोलॉजी की लैक है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और जो क्लाइमेट चेंज है और जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं वो बहुत बड़ा चैलेंज पेश कर रहे हैं, दरपेश हैं स्मॉल होल्डर फार्मर्स को। तो ये है एक
और दूसरा है कि कैसे ZTBL इन चैलेंजेस को एड्रेस कर रहा है अपनी सर्विस के ज़रिए। एक तो ये है कि कैसे कौन कौन से चैलेंजेस हैं दरपेश हैं फार्मर्स को, और दूसरा ZTBL कैसे इन चैलेंजेस को एड्रेस कर रहा है। ये देखें, अब ZTBL टेलर्ड कस्टमाइज फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विस ऑफ़र कर रहा है, और टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड कर रहा है, और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड कर रहा है जो फार्मर्स और फार्मर्स की जो नॉलेज है एग्रीकल्चर के हवाले से, किसी भी उनको कोई असिस्टेंट चाहिए, टेक्निकल असिस्टेंट चाहिए, और उनको स्किल्स को बेहतर करने के लिए मुख्तलिफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड कर रहा है। इसी तरह ZTBL इन्वेस्ट कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, सच एज इरीगेशन सिस्टम में, रोड्स में, स्टोरेज फैसिलिटीज़ में, ताकि जो ओवरऑल मार्केट है उसको एक्सेस है उसको बेहतर किया जा सके। तो आपने यहाँ पे भी ZTBL की जो टेक्निकल असिस्टेंट्स हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, उनके प्रोडक्ट्स हैं, उसका जिक्र करना है कि ऐसे ZTBL एड्रेस कर रहा है चैलेंजेस को। व्हाट आर द मेन क्रॉप्स पूछी गई कि पाकिस्तान की मेन क्रॉप्स कौन सी हैं। ये आपने पढ़ा होगा कि पाकिस्तान के मेन क्रॉप्स है वो फीट है, शुगर केन है, कॉटन है, राइस है। जो ये तमाम जो ये है क्रॉप्स है, ये कंट्रीब्यूट करती है 75% ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ टोटल क्रॉप आउटपुट का। मतलब ये जो 3-4 क्रॉप्स हैं, ये तमाम क्रॉप्स का 75% क्रिएट करती हैं। और पाकिस्तान लार्जेस्ट फूड क्रॉप है, जो हमारी जो मेजर फूड क्रॉप है वो है वीट, गंदम। मेजर क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स कौन सी होती हैं और मेजर क्रॉप्स कौन सी हैं। कैश क्रॉप्स वो होती है जिसके ज़रिए जो फार्मर है वो उसको एक्सपोर्ट करके प्रॉफिट अर्न करता है, वो होगी कैश क्रॉप्स। जो हमारी वेल नोन कैश क्रॉप्स हैं वो है हमारी कॉफ़ी, टी, कोकोआ, कॉटन और शुगर केन। ये हमारी कैश क्रॉप्स हो गई। इसी तरह जो हमारी मेजर क्रॉप्स हैं वो है वीट, राइस, कॉटन, शुगर केन और मेज़, मकई। तो ये हैं कैश क्रॉप्स और मेजर क्रॉप्स। किंग क्रॉप्स कौन सी हैं। किंग क्रॉप्स हमारी 3 क्रॉप्स हैं, वीट, कॉटन और राइस। क्रॉप सीज़न, ये आपने इंटरव्यू टेस्ट में भी आपसे मेरे ख्याल से पूछा गया कि कितने क्रॉप सीज़न होते हैं। 2 क्रॉप सीज़न होते हैं। एक होता है खरीफ जो शुरू होता है अप्रैल जून में और हार्वेस्ट किया जाता है अक्टूबर से दिसंबर तक। दूसरा रबी जो शुरू होता है अक्टूबर दिसंबर में और ख़त्म होता है अप्रैल और मई में। स्मॉल फार्मर, अच्छा अब आपसे पूछा जा सकता है कि स्मॉल फार्मर्स कौन सा होता है। एक तो होते हैं लार्ज फार्म, बड़े फार्मर, दूसरे स्मॉल फार्मर। स्मॉल फार्मर वो होते हैं जिनके पास जो होल्ड करते हैं 12.5 एकड़ पंजाब में। अगर कोई फार्मर पंजाब में 12.5 एकड़ लैंड इक्विप कर रहा है, होल्ड कर रहा है, तो वो है स्मॉल फार्मर। और वही रेशो पंजाब और KP में, अगर सिंध में है तो 16 एकड़, बलूचिस्तान में है तो 32 एकड़। मतलब अगर किसी के पास पंजाब में KP में 12.5 एकड़ है, सिंध में 16 एकड़ है, बलूचिस्तान में 32 एकड़ है, तो वो कहलवाएगा स्मॉल फार्मर। शेयर ऑफ ZTBL इन क्रेडिट और लोन टू फार्मर। ZTBL का कितना शेयर है जो भी फार्मर्स को लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, क्रेडिट प्रोवाइड कर रहे हैं। अब देखें एक एग्रीकल्चर सिर्फ बैंक नहीं है, दूसरे जो माइक्रो फाइनेंस बैंक्स हैं वो भी ZTBL जो एग्रीकल्चर लोन्स हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ZTBL का क्या शेयर है। ZTBL जो टोटल नेशनल इंस्टीट्यूशनल एग्रीकल्चर क्रेडिट है उसका 23% प्रोवाइड कर रहा है। ये है 23 का शायद, तो इसको अपडेट कर लीजिएगा। लेकिन 2023 में 2023 तक 23% टोटल क्रेडिट का 23% ZTBL प्रोवाइड कर रहा है। व्हाट इज़ एग्रीकल्चर शेयर इन पाकिस्तान GDP। यहाँ एग्रीकल्चर शेयर पूछा गया कि पाकिस्तान के GDP में एग्रीकल्चर का क्या कंट्रीब्यूशन है। अब आपको सबको पता ही होगा कि एग्रीकल्चर लार्जेस्ट सेक्टर है पाकिस्तान की इकॉनमी का, और जो मेजर हमारी पॉपुलेशन है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस सेक्टर के साथ रिलेट है। और दैट एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारे 24 से 26% हमारी GDP में। व्हाट इज़ परी पास टू चार्ज। ये एक 2019 के एक बैच से पूछा गया परी पास टू चार्ज। ये एक क्लेम होता है बोरोवर का कि उनके एसेट में अगर कोई लेंडर है
उसको सिक्योरिटी इंटरेस्ट देना, और उसका एक क्लेम होता है बोरोरो के हवाले से। इसके हवाले से मुझे भी ज़्यादा वो नहीं पता, लेकिन ये है कि रेफर्स टू अ टाइप ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट दैट गिव ऑल लेंडर इक्वल क्लेम ऑन द एसेट्स ऑफ द बोरोवर। अगर कोई बोरोवर डिफ़ॉल्ट कर जाता है, लोन नहीं दे सकता, तो तमाम जो लेंडर्स हैं वो इक्वली ट्रीट किए जाएंगे उनके जो फंड हैं उनको रिकवर करने में। ये है पारी पासू चार्ज। स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। सबसे पहले तो इरिगेशन सिस्टम क्या होता है ये पूछ सकते हैं आपसे। इरिगेशन सिस्टम क्या है, इरिगेशन क्या है? इसमें दो इरिगेशन सिस्टम है, एक है स्प्रिंकलर, एक है ड्रिप। स्प्रिंकल में ये होता है कि एक ट्यूब होती है ग्राउंड में, और उसके ज़रिए जो प्लांट्स हैं उनको वाटर स्प्रे किया जाता है। ये आपको लेफ़्ट साइड पे स्प्रिंकलर नज़र आ रहा होगा, जिसमें एक फव्वारे की तरह पानी हम प्लांट कर रहे हैं। दूसरा है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। अब इसमें एक ट्यूब है जिसमें स्मॉल ड्रॉप्स होते हैं, जिसके ज़रिए हम अपने प्लांट्स को या क्रॉप्स को ना वाटर प्रोवाइड कर देते हैं। ये आपको राइट साइड में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम नज़र आ रहा होगा। ये है ड्रिप, मतलब कतरा कतरा जो है वो प्लांट्स को या क्रॉप है उसको पानी जा रहा होता है। तो ये दो सिस्टम है, स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। अफोरेस्टेशन का क्या कंसेप्ट है? इसका है कि उस ज़मीन में, उस लैंड में न्यू दरख्त उगाना जहाँ पहले कोई दरख्त नहीं थे, यानी कि एग्रीकल्चर को प्रमोट करना। इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि कन्वर्शन टू फॉरेस्ट और लैंड हिस्ट्रिकली हैज़ नो कंटेंट फॉरेस्ट, कि उस लैंड को फॉरेस्ट में, जंगल में तब्दील करना जहाँ पहले कोई दरख्त नहीं था। ये है अफॉरेस्टेशन। अब एक डिफरेंस पूछा गया एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी एंड एंटोमोलॉजी। जो एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी है वो एक सब पार्ट है एंटोमोलॉजी का, जिसका मतलब है कि स्टडी करना पेस्ट्स के बारे में, और जो डिफरेंट फील्ड्स हैं, क्रॉप्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उस हवाले से स्टडी करना। टाइप्स ऑफ लोन ऑफर बाय ज़ेड-बिल। ज़ेड-बिल कौन कौन से लोन ऑफर कर रहा है कस्टमर को? तो इसमें दो हैं, एक तो प्रोडक्शन लोन स्कीम है, एक है डेवलपमेंट लोन स्कीम। प्रोडक्शन लोन स्कीम में किसान खुशहाल स्कीम है और तहफ़्फ़ुज़ अजनास स्कीम है। जिसमें जो डेवलपमेंट लोन स्कीम है उसमें यह है कि वुमेन एम्पावरमेंट इन गारमेंट सेक्टर। GOP मार्कअप सब्सिडी स्कीम है, इंटरेस्ट फ्री लोन एंड मार्कअप शेयरिंग स्कीम है, किसान रोज़गार स्कीम है, डिजिटल किसान कारोबार स्कीम है, आसान कर स्कीम है। तो ये तमाम जो स्कीम है, लोन्स हैं, ये ऑफ़र किए जा रहे हैं ज़ेड-बिल की तरफ से। इसके हवाले से लाजमी पढ़ना है आपने। कटजा क्या होता है? कटजा कल्टीवर है एप्पल का, इनकलाब 91 कल्टीवर है वीट का। NMR क्या का मतलब क्या है? ये कुछ पूछे हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। NMR क्या है? न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। कौन सी क्रॉप है जो पाकिस्तान की इकॉनमी का बैकबोन है? कॉटन कंसीडर की जाती है कि पाकिस्तान इकॉनमी का बैकबोन है, जो हमारी GDP में 0.8% कंट्रीब्यूट कर रही है, और टोटल एग्रीकल्चर में वो हमारी 4.1% टोटल वैल्यू में एग्रीकल्चर में कंट्रीब्यूट कर रही है। कैन वी गो वीट इन गिलगित? ये पूछा गया 19 वाले बैच से कि क्या हम वीट को ग्रो कर सकते हैं गिलगित बल्तिस्तान में। तो जो गिलगित बल्तिस्तान एक वेल सूटेड लैंड है किसके लिए? फॉर डिलीशियस फ्रूट्स एंड नट क्रॉप्स के लिए। वीट, बार्ले, ट्यूटिकल, मेज, मिलेट, पोटैटो, पल्स, बैकवीट एंड सेवरल फॉडर क्रॉप्स आर ग्रोन हेयर। ये तमाम जो क्रॉप्स हैं जिनका ये मैंने जिक्र किया हुआ है, ये यहाँ पे ग्रो की जाती हैं। The Soil Survey of Pakistan had identified classes of land under system of land capability classes। अब land capability classes पूछी गई कितनी क्लासेस होती हैं, कोई 6 कहता है, कोई 8 कहता है, तो इस हवाले से आपने कंफर्म कर लेना है। अब जो क्वेश्चंस आपने प्रिपेयर करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। लाइफ स्पैन ऑफ हनी बी ड्रोन्स। हनी बी का लाइफ स्पैन। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। हाउ डज ज़ेड-बिल असेस क्रेडिट वर्थीनेस ऑफ एग्रीकल्चर बोरोवर? ज़ेड-बिल किस तरह जो फार्मर्स हैं उनकी क्रेडिट वर्थीनेस वो करता है,
असेस करता है कि किस फार्मर को कितना लोन करना है, जिसे हम क्रेडिट स्कोर कहते हैं कि इस फार्मर का इतना क्रेडिट स्कोर है, इसको इतना क्रेडिट मिल सकता है, इसको इतना फाइनेंस मिल सकता है। कैन यू एक्सप्लेन द रोल ऑफ ZTBL? ZTBL किस तरह फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है? और दूसरा, ZTBL जो यूटिलाइज कर रहा है टेक्नोलॉजी और डिजिटल सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, किस तरह वो एग्रीकल्चर लैंडिंग प्रोसेस में जो एग्रीकल्चर लैंडिंग प्रोसेसेस है उनको इन्हेंस कर रहा है ZTBL मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए। फिर जो कुछ जो बोल्ड में है वो लाजमी आपने प्रिपेयर करने हैं। हाउ कैन द कंट्री इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग कंडीशन? कैसे कंट्री इम्प्रूव कर सकती है फार्मर्स की एग्जिस्टिंग कंडीशन को? दूसरा कि एग्रीकल्चर जो किस तरह जो मुख्तलिफ इनोवेशन हैं उनको यूज़ करते हुए फार्मर की जो इनोवेशन हैं वो इम्प्रूव हो सकती हैं। तो ये जो क्वेश्चन हैं ये आपने लाजमी तैयार करने हैं। अब आ जाएँ बैंक रिलेटेड क्वेश्चंस पे। अब आ जाएँ बैंक रिलेटेड क्वेश्चंस पे। बैंक रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे बैंक से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग जानने के लिए। सबसे पहले टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक आपसे पूछा जा सकता है, कमर्शियल बैंक की कितनी टाइप्स हैं? देखिए, कमर्शियल बैंक्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं जो हमारे पाकिस्तान में भी अवेलेबल हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, फॉरेन बैंक्स हैं, इस्लामिक बैंक्स हैं, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन हैं और माइक्रो फाइनेंस बैंक्स हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान आ जाता है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में HBL है, UBL है, ABL है, अस्करी है, ये प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं। फॉरेन बैंक्स में आप स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को देख लें, दुबई इस्लामिक बैंक को देख लें। इसी तरह इस्लामिक बैंक में मिज़ान बैंक है, दुबई इस्लामिक बैंक है। ये तमाम माइक्रो फाइनेंस बैंक में आपको बहुत से मिल जाएंगे, खुशहाली है और भी बहुत से हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स है। अब इन दोनों में क्या बैंक डिफरेंस है नेशनलाइज में और प्राइवेट बैंक में? जो नेशनलाइज है वो अंडर गवर्नमेंट के रूल्स एंड पॉलिसीज़ के अंदर काम करते हैं। जो प्राइवेट सेक्टर हैं उनकी अपनी पॉलिसीज़ होती हैं। अब आ जाइए डिमांड ड्राफ्ट और चेक में क्या फ़र्क होता है? डिमांड ड्राफ्ट और चेक दोनों पेमेंट्स यूज़ करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जो डिमांड ड्राफ्ट है वो एक सिक्योर है और गारंटीड फॉर्म ऑफ पेमेंट है, जबकि और लार्ज ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ होता है। जो कि चेक्स है एक फ्लेक्सिबल और कन्वीनियंट ऑप्शन है फॉर स्मॉलर ट्रांजैक्शंस। डिमांड ड्राफ्ट और चेक में फ़र्क है ये। इसी तरह माइक्रो फाइनेंस और माइक्रो क्रेडिट में क्या फ़र्क है? जो माइक्रो क्रेडिट वो है कि जो छोटे लोन्स हैं, छोटे लोन्स वो प्रोवाइड किए जाते हैं लो इंडिविजुअल्स को या जो छोटे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको प्रमोट करने के लिए। जबकि जो माइक्रो फाइनेंस है वो एक वाइडर रेंज है उन लोगों को जो एक अनडिज़र्व पॉपुलेशन है जो रूरल एरियाज़ में रहती है उनको देने के लिए, ताकि वो अपना जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इम्प्रूव कर सकें। तो माइक्रो क्रेडिट होती है स्मॉल लोन, छोटे लोन्स। माइक्रो फाइनेंस एक फाइनेंशियल इंक्लूजन है ताकि आपका जो फाइनेंशियल है अनडिज़र्व पॉपुलेशन की उसको इम्प्रूव किया जा सके। कैश रिज़र्व रेशो क्या होती है? कैश रिज़र्व रेशो एक टूल है जो सेंट्रल बैंक यूज़ करता है। जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, जो कि तमाम लिक्विडिटी मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है बैंकिंग सिस्टम की, और ताकि जो ओवर इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल की जा सके। अब जो कैश रिज़र्व रेशो है वो एक लिमिट है जो स्टेट बैंकों को कहता है कि इतनी लिक्विडिटी आपने अपने बैंक में मेंटेन करनी है। कैश रिज़र्व रेशो इतना रिज़र्व अपने पास आपने रखना है। तो ये एक रिक्वायरमेंट होती है स्टेट बैंक की तरफ से बैंकों को। कैन यू एक्सप्लेन द रोल ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन द इकॉनमी? रोल ऑफ कमर्शियल बैंक क्या रोल प्ले करते हैं ये पूछा नहीं जा सकता, लेकिन आपको एडिशनली बता रहा हूँ कि कमर्शियल बैंक एक वाइटल रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वो फंड्स का जो फ़्लो है उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। जो जिनके पास ज़्यादा लोन है उनसे जिनके पास ज़्यादा पैसा है, मनी है, उनसे ले के उन लोगों को दे रहे होते हैं जिनके पास शॉर्ट मनी है, और फिर उनसे वो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। इसी तरह फिर जैसे वो लोन रिकवर करते हैं वो दोबारा उन लेंडर्स को प्रोवाइड करते हैं। तो ये तमाम जो लैंडिंग इन्वेस्टमेंट पेमेंट प्रोसेसिंग और ये तमाम होती है कमर्शियल बैंक के थ्रू, और इसी से तमाम जो मॉनेटरी पॉलिसी है इसी को मद्देनज़र रखते हुए जो टूल यूज़ हो रहा होता है। व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग
अच्छा जी, वाई KYC ये पूछ सकते हैं आपसे, KYC क्या है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग क्या है। KYC है एक फ़ीचर है जो बैंक यूज़ करते हैं, नो योर कस्टमर, कि अपने कस्टमर को जानिए। जो कस्टमर आपके बैंक में आ रहा है, आपने उसको उससे हवाले उसकी बातों में आपने जब आप उससे बात कर रहे हैं, आपने उसको जानना है, क्या ये कस्टमर सूटेबल है बैंक के लिए, क्या ये किसी इलीगल एक्टिविटी में तो इन्वॉल्व नहीं है, क्या ये जो लोन लेना चाह रहा है बैंक से कि वो उसको रिकवर कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। ये तमाम चीज़ें हैं जो उसको आपने लेनी होती हैं। उसे डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ लेना होता है, एड्रेस का प्रूफ, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, और उसे वो जो लोन है क्यों चाहिए, उसकी नीड क्यों है, ये तमाम चीज़ें KYC में आती हैं। और दूसरी जगह एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, तो यही है कि जो कस्टमर हमारा किसी इलीगल एक्टिविटीज़ में तो इन्वॉल्व नहीं है, क्या वो AML में तो इन्वॉल्व नहीं है। तमाम चीज़ें जो की जाती हैं KYC थे, वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग से बचने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग से बचने के लिए की जाती हैं। व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेक्स, टैक्स की चेक्स आपसे पूछ सकते हैं। चेक्स की जो डिफरेंट टाइप्स हैं, बेयर चेक होता है जो एक सिंपल चेक होता है, आप काउंटर में प्रेजेंट करें तो वो आपको कैश पे कर देते हैं। ऑर्डर चेक होता है जिसमें पे जो जिसको पे ही है उसका नाम लिखा होता है कि इसको पे कर दें तो वो पे कर देते हैं बैंक वाले। तीसरा क्रॉस चेक है, उस क्रॉस चेक के ऊपर चेक में ऊपर लेफ़्ट साइड पे 2 क्रॉस लाइंस पैरालाइंस लाइन ड्रॉ होती हैं और ये इंडिकेट करती हैं कि ये सिर्फ जो अकाउंट होल्डर है उसके सिर्फ अकाउंट में कैश क्रेडिट हो गया, चेक नहीं, पेमेंट नहीं होगी ऑन फ्लोर। ओपन चेक होता है कि किसी कोई क्रॉस नहीं होता या कोई मार्क नहीं होता, ये कैश होल्डर को पे कर दिया जाता है। पोस्ट डेटेड चेक होता है कि जिसकी फ्यूचर में डेट होती है, अगर वो प्रेजेंट टाइम में डिलीवर होने के लिए आता है, कैश पेमेंट के लिए आता है, तो वो कैश नहीं होगा। एक होता है स्टेल चेक, मतलब एक होता है पोस्ट डेटेड मतलब फ्यूचर डेट के लिए, एक होता है स्टेल चेक जिसकी डेट गुजर चुकी होती है और 6 मंथ तक वो वैलिड होता है, उसके बाद वो इशू नहीं हो सकता। तो ये हैं डिफरेंट टाइप ऑफ चेक। काइबर होता है कराची इंटरबैंक ऑफर रेट, एक बैंक मार्च है, इंटरेस्ट रेट जो पाकिस्तान में फाइनेंशियल मार्केट को यूज़ करने के लिए होता है और जिसकी बिना पर बैंक आपस में एक दूसरे को लैंड बोरो कर रहे होते हैं, एक दूसरे को लेन देन कर रहे होते हैं मनी को। ये होता है वो रेट जो बैंक आपस में वो कर रहे होते हैं, सेल और बाय मनी की। अच्छा, इसमें आपने क्या करना है, इस्लामिक बैंकिंग के फंक्शन देख लें, बीच कन्वेंशनल और इस्लामिक बैंकिंग में क्या डिफरेंस है, क्रेडिट रिस्क क्या होता है और सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट में क्या फ़र्क है, सेंट्रल बैंक क्या क्या रोल है फाइनेंशियल कंट्री सिस्टम में। दूसरा लिक्विडिटी क्या होती है, लिक्विडिटी यही होती है कि बैंक जो मनी है लिक्विड फॉर्म में कितनी अवेलेबल है बैंक के पास। सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोनों को उससे होते हैं। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो होता है कोलेटरल, के अपने लोन को सिक्योर करने के लिए क्या कोलेटरल का क्या रोल है। अच्छा, अब आ जाए इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमी सॉरी इन्फ्लेशन होती है कि एक इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन आपसे पूछा जाता है कि ओवरऑल प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाएंगे गुड एंड सर्विसेज की। तो जब इन्फ्लेशन होती है तो जो परचेजिंग पावर है वो डिक्रीज़ हो जाती है बायर की और जो गुड एंड सर्विस की अमाउंट है वो इंक्रीज़ हो जाती है। डिफ्लेशन में इसके अगेंस्ट होता है कि प्राइसेस की जो गुड और सर्विस की प्राइसेस है वो डिक्रीज़ हो जाती है। व्हाट डू यू मीन बाय GDP? GDP क्या होती है? GDP होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक साल के अंदर पाकिस्तान में जितनी भी प्रोडक्ट सर्विस प्रोड्यूस होती है उसकी वैल्यू हम जो कैलकुलेट करते हैं वो एक इंडिकेटर होता है कंट्री की परफॉर्मेंस का, कि ओवरऑल जो हमारी ग्रोथ की इकॉनमी का है वो साइज़ क्या है। तो वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है कि फ़ॉरेन के कितनी जो इन्वेस्टमेंट है वो पाकिस्तान में फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू आई है। ये भी कंट्रीब्यूशन है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का क्या वो रोल है और किस तरह जो इन्वेस्टमेंट फ़ॉरेन की तरफ भाई के मुल्क की तरफ से हमारे पाकिस्तान में हो रही है। फिर मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी के बारे में पूछा जा सकता है। मॉनेटरी पॉलिसी स्टेट बैंक कंट्रोल करता है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, और जो ये मैनेज करता है कि ये कंट्री में जो मनी की सप्लाई है उसको, और ओवरऑल जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको अचीव करने के लिए मनी सप्लाई को मैनेज करता है। इसी तरह जो फिजिकल पॉलिसी है उसमें ये बजट डिसीजन लिए जाते हैं कि
जो गवर्नमेंट है उसकी स्पेंडिंग कितनी है और उसकी रेवेन्यू कितने हैं। रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर की जो वो है एस्टिमेट है उसको फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। और इसमें जो आपका मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी है, ये दोनों एक अहम पॉलिसी हैं। मॉनेटरी पॉलिसी स्टेट बैंक की तरफ होती है, जिसकी फिस्कल पॉलिसी हमारा गवर्नमेंट की तरफ से डिसाइड होती है। मेन ऑब्जेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी के जो ऑब्जेक्टिव वो यही होते हैं कि एक सप्लाई स्टेबिलिटी हो, इकनॉमिक ग्रोथ हो और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन किया जा सके। फिस्कल पॉलिसी इन्फ्लुएंस इकनॉमिक ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। किस तरह फिस्कल पॉलिसी और जो इकनॉमिक ग्रोथ को स्टेबल करने में मुफीद होती है। तो यही है कि जो फिस्कल पॉलिसी के ज़रिए हमें एक्सपेंडिचर और रेवेन्यूज़ का एस्टिमेट लगाते हैं और इसी के ज़रिए हमारे तमाम जो हमारे इन्वेस्टमेंट है, हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे बजट्स हैं, उसी बेस पे होते हैं। इंटरेस्ट रेट क्या है? इंटरेस्ट रेट 22% है और जो कि अब जो हुआ होगा वो चेंज हो गया होगा, तो वो आप देख लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय रेट भी चेंज हो गई है और ये भी आप लाजमी देख लीजिएगा। एक इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है और दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या चल रहा है, ये पूछ सकते हैं आपसे। अच्छा जी, 4 टाइप्स ऑफ मनी ये 2019 में पूछा था। एक होती है फैट मनी, कमोडिटी मनी, फिड्यूशियरी मनी और कमर्शियल बैंक मनी। जो फैट मनी होती है वो नोट और कॉइन्स होती हैं जो गवर्नमेंट ने बैक किए होते हैं। कमोडिटी मनी जो गुड होते हैं उनका एक एग्रीड वैल्यू होती है। और दूसरा है फिड्यूशियरी मनी, और जो प्रोमिसरी नोट्स होते हैं वो होती है फिड्यूशियरी मनी। और जो कमर्शियल बैंक जो मनी होती है जो हम यूज़ कर लेते हैं। व्हाट इज़ द फॉर्म ऑफ मनी फॉर सेंचुरी। अच्छा जी, फॉर्म ऑफ मनी डिफरेंट, पहले गोल्ड में मनी थी, सिल्वर आया, सॉल्ट आया, डिफरेंट शेल्स आए, हर एक मनी वैल्यू चलती आ रही हैं फ्रॉम जब से ये दुनिया वजूद में आई है। स्कार्सिटी और शॉर्टेज में क्या फ़र्क होता है? जो फंडामेंटल कंडीशन, लिमिटेड रिसोर्सेज को हम स्कार्सिटी कहते हैं, जबकि शॉर्टेज होती है किसी भी गुड की सप्लाई में कमी होना, उसे हम शॉर्टेज कहते हैं। अच्छा जी, ये आपने तैयार कर लेने हैं। बार्टर सिस्टम क्या होता है? मोनोपोली, इकनॉमिक्स में मोनोपोली क्या होती है? डिमांड लॉ क्या है? बार्टर और एक्सचेंज में क्या डिफरेंस है? फादर ऑफ इकॉनमी कौन है? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन एंड डिमांड पुश इन्फ्लेशन। सीपीआई क्या होती है? मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये तमाम चीज़ें ये आपने तैयार कर लेनी हैं। अब आ जाए जनरल नॉलेज पे। ये जनरल नॉलेज है जो पिछले और 19 वाले बैच से पूछा गया था कि पाकिस्तान की जो नवाबी फैमिलीज़ हैं फेमस, वो कौन सी हैं? वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग और आप की कैपिटल को किस तरह कैलकुलेट करते हैं? वर्किंग कैपिटल होता है कि जो आपके डे टू डे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए जो कैपिटल यूज़ हो जाता है। करंट एसेट्स को आप करंट लायबिलिटीज़ में से माइनस कर दें तो करंट आपका वर्किंग कैपिटल आ जाता है। जदीदुल बगदाद पूछा गया, हॉलैंड का कैपिटल पूछा गया। JF कैनेडी कौन है? खैबर पास किधर है? तो ये चीज़ें हैं। और IFAD का एब्रिविएशन पूछा गया। कैपिटल ऑफ स्विट्ज़रलैंड, 7 वंडर्स। ह्यूमन रिसोर्स क्या होती है? पॉलिटिकल लीडर और आर्मी लीडर में क्या फ़र्क होता है? इसी तरह एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी में डिफरेंस पूछा गया। जहांगीर का जो टॉम्ब है वो कब बिल्ट हुआ? 1627 में। मुगल एम्पायर, फर्स्ट मुगल एम्पायर बाबर। परसेंटेज, अच्छा जी, व्हाट इज़ वुमेन परसेंटेज इन एग्रीकल्चर, ये पूछी गई। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड ह्यूमन रिलेशन। पॉलिटिकल लीडर एंड आर्मी लीडर में डिफरेंस पूछा गया। अच्छा जी, हाउ यू कैन रिलेट योर डिग्रीज़। अच्छा, केमिस्ट्री को मैं अपनी पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि केमिस्ट्री को आप किस तरह रिलेट कर सकते हैं। देखें, ये जो जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चन हैं ये सम हाउ आपसे पूछते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर एक से पूछे जाएंगे। किसी से कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कैपिटल, स्विट्ज़रलैंड का कैपिटल क्या है, पॉलिटिकल और आर्मी लीडर में क्या फ़र्क है। ये डिपेंड करता है ओवरऑल पैनल के मूड पे। अगर वो पूछना चाहें जनरल नॉलेज के हवाले से तो वो पूछ सकते हैं। 19 में ये पूछे गए थे, लेकिन जो पिछला बैच है जनवरी में हुआ था उनसे इतने ये क्वेश्चन नहीं पूछे गए। डिग्रीज़ को कैसे रिलेट करेंगे? केमिस्ट्री है कि कैसे आप केमिस्ट्री को रिलेट करेंगे। केमिस्ट्री रोल प्ले करती है क्रॉप प्रोडक्शन में, सॉइल मैनेजमेंट में और पेस्ट कंट्रोल में। इसी तरह सॉइल फर्टिलिटी, फर्टिलाइज़र में भी केमिस्ट्री का एक अहम रोल है। और केमिस्ट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो पूछे गए हैं कि रोल ऑफ अमीनो एसिड का क्या रोल है वीट क्रॉप में, बोरान कहाँ यूज़ होता है वीट क्रॉप में, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कैसे यूज़ होते हैं फार्मर की तरफ से, जिंक का क्या रोल है वीट क्रॉप में, और कौन कौन से स्प्रे हैं जो क्रॉप्स में यूज़ किए जाते हैं। अब आ जाएँ फिज़िक्स में, फ़िज़िक्स कैसे रिलेट करता है एग्रीकल्चर से।
देखें क्रॉप प्रोडक्शन होगी, सॉइल मैनेजमेंट होगी, इरिगेशन होगी, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग होगी, ये तमाम जो एरियाज़ हैं इनमें फ़िज़िक्स का एक अहम रोल है। फ़िज़िक्स जो प्रिंसिपल्स हैं वो इसी पे डिपेंड वो गवर्न कर रहे होते हैं कि जो ओवरऑल मूवमेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर की, सॉइल की जो है वो प्लांट्स में इन्फ्लेशन और जो इरिगेशन स्ट्रेटजीज़ हैं, वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं, इनमें तमाम जो प्रिंसिपल यूज़ होते हैं वो फिज़िक्स के प्रिंसिपल यूज़ हो रहे होते हैं। इसी तरह फिज़िक्स के जो कंसेप्ट हैं, एटमॉस्फेयर डायनेमिक्स है, हीट ट्रांसफ़र है, रेडिएशन, ये तमाम की रोल प्ले करती है इसमें क्लाइमेट पैटर्न होता है उसको समझने में, वेदर फिनोमेना को समझने में और इन्वायरमेंटल फैक्टर को समझने में। मैथमेटिक्स की जो एरियाज़ हैं वो दो मेजर एरियाज़ में जिसमें मैथमेटिकल कंसेप्ट यूज़ होते हैं। एक है क्रॉप प्लानिंग एंड मैनेजमेंट सॉरी, दूसरा है इरिगेशन एंड वाटर मैनेजमेंट। इनमें ये मैथमेटिक्स हेल्प करती है कि आप किस तरह जो क्रॉप रोटेशन की प्लानिंग कर सकते हो, प्लांटिंग डेंसिटीज़ को और प्लांटिंग हार्वेस्टिंग टाइम्स को शेड्यूल कर सकते हो। और जो हाई इरिगेशन है और वाटर मैनेजमेंट है इसमें भी जो मैथमेटिकल कंसेप्ट हैं वो यूज़ होते हैं। किस तरह आप इरिगेशन इवेंट हैं उनको शेड्यूल करना है, जो इरिगेशन सिस्टम को ऑपरेट है उनकी डिज़ाइनिंग है, कैलकुलेटिंग है वाटर रिक्वायरमेंट्स की, ये तमाम हम जो कंसेप्ट यूज़ कर रहे होते हैं मैथमेटिक्स से कर रहे होते हैं। कॉमर्स वाले एग्रीकल्चर में इस तरह इनका रोल प्ले है कि ये एक मार्केट कर रहे होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं, सेल कर रहे होते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की, इनके इनपुट्स की, उनकी सर्विसेज की, मार्केट रिसर्च, एनालिसिस, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये तमाम चीज़ें यूज़ हो रही थी कॉमर्स के थ्रू। इंग्लिश किस तरह यूज़ होती है? अच्छा जी, एक तो अगर किसी का स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, इंग्लिश में किसी की डिग्री है, तो वो इस तरह है कि आप इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन मटेरियल प्रोवाइड कर होते हैं, रिपोर्ट्स, मार्केट कंटेंट, ट्रेनिंग मैनुअल्स, ये तमाम जो चीज़ें होती हैं ये इम्प्रूव कर रही होती हैं बैंक की आउटरीच को, ताकि अब जो फार्मर्स हैं उनकी जो बैंक की आउटरीच है उनको फार्मर्स तक पहुंचा सकें अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू, और फार्मर्स की तरफ से आप कम्युनिकेट कर सकें ताकि जो भी उनको इश्यूज़ आ रहे हैं, इस हवाले से कम्युनिकेशन इश्यूज़ आ रहे हैं, वो आप लोग उनको वो काउंटर कर सकें उन चैलेंजेस को। ट्रेनिंग डिपेंड करती है आपकी स्पेसिफिक पोजीशन पे। अच्छा जी, कस्टमर सर्विस, एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट, फ्यू वीक से कुछ मंथ तक, 15 दिन से 1 मंथ तक आपकी ट्रेनिंग होती है। ये जो ट्रेनिंग होती है आपकी जो बैंकिंग ऑपरेशन हैं उस पर होती है। स्टाफ कॉलेज इस्लामाबाद में जो ट्रेनिंग होती है, और आफ्टर जब इंटरव्यूज़ आपके कंडक्ट हो जाएंगे, अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिल जाएंगे, उसके बाद ये ट्रेनिंग आपकी शुरू हो जाती है। पे एंड बेनिफिट्स क्या हैं? सैलरी के बाद आपको अलाउंसेस मिल रहे होते हैं। अगर आप रिकवरी करवा रहे होते हैं लोन्स की, तो आपको सालाना इसके बोनसेस मिल रहे होते हैं। डिपेंड्स करता है कि आपकी रिकवरी पोजीशन क्या है, आपका टारगेट कितना अचीव है। ईयरली इंक्रीमेंट आपको मिलता रहता है, और 2 डेज़ ऑफ है, सैटरडे संडे आपको ऑफ मिलता है। और इंश्योरेंस एंड रिटायरमेंट प्लान भी है, कंट्रीब्यूटेड फ़ंड है जो आपको मिल रहा होता है आफ्टर रिटायरमेंट। कुछ पेंशन स्कीम भी हैं, लेकिन वो पेंशन स्कीम जो पहले वाले हैं उनको मिल रही हैं, लेकिन अब वालों को शायद ये पेंशन स्कीम अलाउ ना हो, लेकिन कंट्रीब्यूटेड पेंशन स्कीम उनको मिल रही हैं। कैरियर ग्रोथ है कि OG3 आप हायर होते हैं एज ए OG3 MCO, फिर OG2 है, OG1 है, फिर एग्जेक्टिव लेवल पोजीशन पे आप चले जाते हैं। तो इसी सारा एक पूरा कैरियर पाथ है। इसमें कुछ होती हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा, बाकी बाद में जैसे इंटरव्यू आपके हो जाते हैं कैरियर ग्रोथ के हवाले से हम तब डिटेल में बात कर लेंगे। ये एक इंटरव्यू लेटर है जो इशू हुआ था 19 में, जिसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि वेन्यू क्या है, और डेट एंड टाइम नज़र आ रहा होगा। नीचे एक आपको मैप नज़र आ रहा है कि कहाँ पे आपका इंटरव्यू होना है, ये आपको इस सब में नज़र आ रहा होगा। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें तमाम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैंने डाल दिए हैं। इन क्वेश्चन को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। बहुत मुझे टाइम लगा इसको वीडियो को प्रिपेयर करने में, और आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी हवाले से जो भी अपडेट्स हैं वो आप तक मिलती रहें। इसके बाद अगर कोई क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं, और जो भी इशूज़ हों आप मुझसे वो पूछ सकते हैं क्यूरीज़ में।
जैसे ही इंटरव्यू लेटर अपलोड होते हैं उसकी भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। बाकी जो एक मेरिट की वजह से चल रहा है कि 55 मेरिट है, उसके अबव वाले इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं, वो एक 19 की पोस्ट है। 19 की स्क्रीनशॉट किसी ने लिया है, वही हर जगह सर्कुलेट हो रहा है और हर कोई उसी पे वीडियो बनाया जा रहा है, जबकि मैंने अपनी वीडियो में इससे पहले वाली वीडियो में उसको बताया हुआ है कि वो फेक है। वो 19 की वीडियो है, 19 का स्क्रीनशॉट है, वो अब नहीं हो रहा। अभी जो OTS की वेबसाइट पे जाएंगे तो ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं है OTS की वेबसाइट पे। तो पहले चीज़ों को परसू करने से पहले या उन पर अमल करने से पहले, उन पर बिलीव करने से पहले चीज़ों को तस्दीक कर लिया करें, ताकि आप दूसरे को भी गलत इन्फॉर्मेशन ना पहुँचाएँ। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दें। कोई भी चीज़ कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।